इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज भी कई पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। अलग अलग मामलों में कलेक्टर ने सभी शिकायतकर्ताओं को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जन सुनवाई में पहले मामले में एक महिला शिकायत लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भुट्टा खिलाने वाली महिला अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पहुंची। बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने एरोड्रम क्षेत्र में एक महिला के ठेले पर भुट्टा खाया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिला से उसकी परेशानियों के बारे में पूछा था तो महिला ने बिजली पानी आदि समस्याएं बताई थी। इस घटनाक्रम को करीब 1 महीना बीत चुका है। तब से लगाकर अब तक मुख्यमंत्री को भुट्टा खिलाने वाली महिला परेशानियों से जूझ रही है। वो मंगलवार की जन सुनवाई में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी व्यथा बताई। वहीं इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक महिला के मकान मालिक और उनके निजी मामले को लेकर लाइट काटी गई है। यही पानी और लाइट का ले आई हूँ। 20-25 दिन से लाइट कटवा दी नहीं है हमारे पास लाइट। अंधेरा में रह रही हूँ छोरी छोरी को लेके। कोना पर ठेलो लगा भुट्टा को रोड का ऊपर। वो कैसे गुजारो हुई रहे, हमारा आदमी नहीं रहे, बेटो नहीं रहे, कोई नहीं, नाती के पास रही रहे, बच्चा के पास बेटी है। मुख्यमंत्री आपके ठेले पर आए थे, आपसे भुट्टा खाया बोले थे आपसे, बोले मेरे से क्या वादा कि बुआ जी की सब व्यवस्था कर देना, तुम जो भी व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था कर देना। कर सीएम साहब बोल नहीं गया था और लोग बोलने वाला बोल रहे भी बेटा कि सीएम है क्या, हमारी कॉलोनी थोड़ी सीएम है। बोले इतनी दया आती हो तो खुद करवा के दे। उस वक्त तो जो अधिकारी भी साथ में थे तो अधिकारी को बस जा रहे तो पहचान भी रहे कि नहीं आपको? पहचान रहे। अभी देखो कलेक्टर साहब को बोला तो ये भी गए थे कि बेटा तुम भी आए थे। बोले मैं करवाता हूँ। फिर बस जहाँ जहाँ वहाँ ऐसा टल लाइन भेज दे बेटा, कोई काम नहीं हुई रो हमारो। कहाँ रहते हो आप? रामचंद्र नगर मेन में। तो आसपास के जो आपके अधिक हुए हैं पार्षद और विधायक पार्षद के पास जाते तो बोले हाँ 1-2 दिन में हो जाएगा। बस अभी तक देखना नहीं आया कि तुम कैसे रह रहे हैं, अंधेरे में क्या कर रहे हैं। बोलते हैं तो बोले कि हो जाएगा। और यहाँ से नगर निगम वाला जो वादा कर रहे थे कि अम्मा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको फ़ोन लगावा तो फ़ोन बंद करीन बटेगा। तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप? मैं तो मंत्री साहब से ये करूँगी भाई तुमने जो वादो करे वो पूरा करो। परमेश्वर मारो, हमारे घर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हमारी व्यवस्था कर दो। बस गरीब की बस इतनी सुन ले। और सीएम साहब का पास इतनी तो बातचीत जाए कि इन लोग ने हमारा कहीं नहीं काम करे। 3-4 महीना की हमारी पेंशन नहीं मिली, पेंशन रुकी गई। वो भी नगर निगम वाला आए बोले अम्मा तुम्हारी पेंशन चालू कर दी, महीनों भर को कोई नहीं डली अभी तक। देखिए जन सुनवाई में आज सभी जितने भी आवेदक आए थे सभी को सुन के और सभी का मौके पर निराकरण करने की कोशिश करी गई है। और पूर्व में हमने ये भी व्यवस्था चालू करी है कि जो भी आवेदक अपना आवेदन दे रहे हैं उनका फॉलोअप भी हम लोग करते हैं कि उनका जितने आवेदन आए हैं उनमें से कितने का निराकरण हुआ, कितने बचे हुए हैं। सभी डिपार्टमेंट्स की इस संबंध में टीएल में समीक्षा भी करी जाती है। आज भी अलग अलग प्रकार के आवेदन आए हैं। कुछ कॉलोनी में रहवासी संघ से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ जो डायरी पे प्लॉट बेच दिए गए लेकिन उसके बाद उनको कब्जा नहीं दिया गया है, उससे संबंधित शिकायतें आई हैं। कई सारे आर्थिक सहायता के प्रकरण आए हैं जो अलग अलग तरीके से जो शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित या सिलाई मशीन से संबंधित सहायता करी गई है, प्रदान करी गई है। और हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो भी आवेदक आ रहे हैं उनको दोबारा ना पड़े, इसलिए कुछ आवेदनों को टीएल भी मार किया। देखिए उनके दो एक मकान मालिक और पे जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे मीटर से संबंधित विवाद है कि वो मीटर किसके नाम से लगना चाहिए। तो वो उनका एक पारिवारिक या फिर कहें कि मकान के विवाद से संबंधित वो चीज़ है जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही उसका निराकरण हो सकता है, जो सुलझाया जाएगा। इंदौर में एक महिला के साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करने वाले ब्रोकर ने 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़िता ने एक ऑफिस का सौदा किया था जिसके बदले में उन्होंने ब्रोकर को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी तक उसे न ऑफिस मिला और न ही पैसे मिले। इसे लेकर पीड़िता आज जन सुनवाई में पहुंची। पीड़िता ने बताया कि कोरोना काल के पहले उसने बंगाली चौराहे पर आरसी अग्रवाल से प्रॉपर्टी ब्रोकर कुणाल मंगवानी के माध्यम से एक ऑफिस का सौदा किया था। इस दौरान उन्होंने आरसी अग्रवाल को 12 लाख रुपए दिए थे,
लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें न तो ऑफिस दिया गया और न ही पीड़िता के द्वारा दिए हुए पैसे लौटाए जा रहे हैं। इसी बात की शिकायत लेकर पीड़िता जन सुनवाई में पहुंची और ऑफिस बेचने वालों पर कई तरह के आरोप लगाए। मामले में पीड़िता ने कलेक्टर के सामने न्याय की गुहार लगाई है। एक्चुअल में 2019 में मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया था, कुणाल मंगवानी जो ब्रोकर थे उनसे, और आरसी अग्रवाल जो मेन व्यक्ति थे, तो इनको मैंने अभी तक 12 लाख रुपए दे चुकी हूँ मैं। और इन्होंने मेरे जो ऑफिस किया था वो भी दूसरे को सेल आउट कर दिया, और अभी तो मैं पैसे मांग रही हूँ तो मुझे पैसे नहीं दे रहे। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन काट देते हैं। आरसी अग्रवाल ने मेरा फ़ोन ब्लॉक में डाल रखा है, और कुणाल मंगवानी को भी मैंने बोला कि मेरे को पेमेंट चाहिए, तो बार बार मतलब मना कर देते कि नहीं, आपसे बने जो कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि राशि तो बड़ी है, 12 लाख रुपए, या तो मुझे मेरा जो ज़मीन है वो दीजिए, मेरा ऑफिस दीजिए, या तो फिर मुझे पैसे दीजिए। तो मेरा ऑफिस भी किसी दूसरे को, उन्होंने किसी डॉक्टर है उनको सेल आउट कर दिया। ये बंगाली स्क्वायर पे है, बंगाली चौराहे के पास में, HDFC बैंक स्कीम नंबर 94 पे है। HDFC वहाँ पे मतलब बैंक है, पूरा बिजनेस पार्क उन्हीं का बना हुआ है, आरसी अग्रवाल जी का। मैंने 2-3 बार उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझसे बात की, और उनके जो वकील हैं, मतलब उनके जो वकील क्या बोलना चाहिए, उनके जो असिस्टेंट होंगे शायद वो गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी से बात की। तो 2-3 बार जो मेरे साथ मतलब इंसिडेंट्स हुआ है तो शर्मनाक है। क्या इसका जो साइज है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन 62 लाख में मैंने इसको डिसाइड किया था, और उसके लिए मैंने बोला था कि मैं आपको 15 से 20 लाख रुपए दे दूंगी, उसके बाद बाकी का लोन करवा देंगे। लेकिन उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया था 2019 के बाद, 20 तारीख को पेंडेमिक का लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद 2 साल 1 साल निकल गया पूरा। तो उसके बाद मतलब कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मेरी जब मदर की डेथ हुई तब भी मैंने उनसे पैसा मांगा, 1-2 बार मैंने और उनसे पैसा मांगा, लेकिन वो ध्यान दे ही नहीं रहे। और जब भी मैं बात करती तो बहुत बदतमीजी से बात करते, फ़ोन नहीं उठाते, ब्लॉक में डाल देते हैं। क्या जो आपका ऑफिस था वो किसी और को? हाँ, किसी डॉक्टर है कोई, 2nd फ्लोर पे है। मैंने सब एप्लीकेशन में लिख के दिया है, आप उसको अगर रन थ्रू करेंगे तो यू विल गेट इट वेरी वेल। और मैंने जो सबसे पहला बयाना दिया था वो भी मेरे पास मतलब चेक से दिया था 51,000 रुपये का, तो वो भी मेरे पास है उसके अंदर। अगर वो देखेंगे तो उससे भी मतलब लिंक लग जाएगी, और बाकायदा उनके साइन है सबके मेरे पास। आपने क्या इसके जो दस्तावेज क्या है आपके पास लिखा पढ़ी की गई क्या? मैंने अपनी डायरी में, जैसे लाल डायरी होती है ना, उसके अंदर मैंने लिखा पढ़ी की है। मतलब उन पर ट्रस्ट था इसलिए, और काफ़ी मतलब अच्छे लोग थे, मुझे लगता था कि अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं। तो उसके बाद फिर क्या कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन? अभी कलेक्टर सर से मिली हूँ, सर ने बोला इसको प्रोसेस का आगे करेंगे, और बहुत सारी जगह पे उनके जो मतलब जो बिल्डिंग बनी है बिजनेस पार्क, वो काफ़ी कुछ अवैध बना है, तो वो सारी जांच होनी चाहिए। वहीं कयाकिंग और केनो गेम्स की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा गर्ग इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर जन सुनवाई में पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सहायता करने की मांग की है। वहीं मीडिया से चर्चा में पूजा ने कहा कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित है और 2010 में उन्हें चोट लगी थी, तभी से वो पैरालाइज्ड है और चलने में असमर्थ भी। वहीं जून माह में उन्हें कैंसर बीमारी का पता चला। पूजा गर्ग ने कलेक्टर आशीष सिंह को बताया कि हिमालय की इस यात्रा पर वो 20 से 25 दिन के लिए जा रही है। उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। 2024 नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में सिल्वर मेडल जीता। वहीं 2023 उज्बेकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। 2018 में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तथा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चौथी पोजीशन पाई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने यात्रा पर जाने वाली खिलाड़ी पूजा गर्ग का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रशासनिक सहायता करने का आश्वासन दिया है। एशियन चैंपियनशिप 2024 में मैंने जापान टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। इससे पहले भी एशियन चैंपियनशिप में मैंने भारत को रिप्रेजेंट करा है, और मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ और पैराप्लेजिक हूँ। अभी मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मैं अपने जैसी जो गहन बीमारी होती है, कैंसर और स्पाइनल
चैनल को लेकर लोग हार जाते हैं, उसको अपना एक संदेश के रूप में नाथुला पास कवर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं कलेक्टर सर से मिलने आई थी। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल मेरी हेल्प करेंगे हर तरह से। तो इंदौर से नाथुला पास की जो दूरी है वो 2500 किलोमीटर समथिंग है, वो मैं बाय बाइक उसको पूरा कवर करूँगी। और वो जो बाइक रहेगी वो हिमालयन रॉयल एनफील्ड की रहेगी, उसको मैं मॉडिफाई करवा के 4 व्हील बनवा के इंदौर से वो कलेक्टर ऑफिस से वो यात्रा का आरंभ करूँगी। जी हाँ, मैं राइड करना आती है मुझे, मैं एक्टिवा भी चलाती हूँ, तो मैं वो पूरी राइड अकेले करूँगी। मतलब मेरे साथ 4 लोगों की टीम है, जिसको मोहित राव जादव जी मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हो उस राइड का। जी, मेरा सेकंड स्टेज है कैंसर का, और मैं स्पाइनल में L1T12 का मुझे प्रॉब्लम है, जिसमें मेरे पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। और इसके बाद भी मैं हिम्मत और करेज के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो आपको हारना नहीं चाहिए। हो सकता है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आप अपने आप को सिद्ध कर पाएँ कि आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है हमें पता भी ना हो कि हमारे में कितना बल है। ईश्वर कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स देता है तो हमें पता भी नहीं होता है कि उस चीज़ को हमें हमारी शक्ति बनना है। कितने टाइम का ये सफ़र रहेगा? ये जो पूरी यात्रा है वो मेरी 25 डेज़ की रहेगी, जिसमें मैं मतलब नाथुला से इंदौर वापस आकर कलेक्टर सर से ही मिलना चाहूँगी। क्या खर्चा है इसके अंदर? जी, इसका जो पूरा खर्चा है वो 8 लाख समथिंग आ रहा है, जिसमें 3.5 लाख की तो मेरी हिमालयन की बाइक आ रही है, उसके बाद मेरे सारे अदर खर्चे आ रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारा जज्बा लेकर अगर आप किसी चीज़ को ठान लेंगे तो वो करके ही दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी नाथुला जो पास है उसकी टैग लाइन भी है, ठान लिया तो ठान लिया। तो बस जो मेरी टैग लाइन है उसको कंप्लीट करना है, जो ठान लिया है उसे करके दिखाना है। देखिए, उनका जो अभी हमने पता किया है कि इलाज संपन्न हुआ है, उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप चाही जा रही है। स्पॉन्सरशिप का कोई अभी वर्तमान शासकीय जो योजनाएं उनमें कोई प्रावधान नहीं है। सेवा सेतु ऐप के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे उनकी सहायता कर सकें। जन सुनवाई में आए एक युवक ने कंचन बाग के पास ढक्कन वाले कुएं पर स्थित कब्रिस्तान पर नगर निगम के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि निगम ने कब्रिस्तान की जमीन पर कचरा संग्रहण का स्थान बना लिया। मामले में अल्पसंख्यक आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसकी शिकायत आज पीड़ित ने जन सुनवाई में की है। जी, आज कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई में हमने एक आवेदन दिया। वास्तव में हमारी कब्रिस्तान की एक भूमि है कंचन बाग ढक्कन वाला कुएं के पास, जिसका सर्वे नंबर 186/1 186/2 है, जिसके ऊपर नगर निगम ने अवैध रूप से कब्जा करके अवैधानिक रूप से उस पर कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण कर लिया, कब्रिस्तान पे कचरा स्थान निर्माण कर लिया, जिसके संबंध में हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। और पिछले वर्ष 2023 जनवरी में कोर्ट का आदेश पारित हुआ था और इंदौर कलेक्टर के द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि जिस स्थल पर नगर निगम ने कचरा संग्रहण केंद्र बनाया और जिस पे अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है वो कब्रिस्तान की भूमि है। और उपरोक्त भूमि के बदले में जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि शासन के मापदंडों के आधार पर इन्हें दूसरी जगह निकटतम परिक्षेत्र में सुगम और उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पश्चात में 2023 28 अगस्त 2023 में एक आदेश पारित हुआ और उस आदेश पारित में इलैयाराजा टी साहब के द्वारा भूमि आवंटित करने की बात कही, परंतु उसके बाद आज तक कल 1 साल पूरा हो जाएगा, हमें आज दिनांक तक कोर्ट के आदेश का पालन करके भूमि नहीं दिया गया। उसी के संबंध में आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम आए थे, तो उनका ये कहना था कि लोगों का कहना है कि आसपास कोई समाज के लोग नहीं, इसलिए भूमि, जबकि वो तो दखल रहित भूमि और निस्तान प्रयोजन हेतु पृथक रखी गई भूमि, और हम कोई अलग से भूमि नहीं मांग रहे। नगर निगम ने जिस भूमि पे कब्जा किया है अवैधानिक रूप से, हमने तो उसके बदले में मांगा था। तो आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया जन सुनवाई में और उन्होंने कहा है कि हम इसका जल्दी ही निराकरण करेंगे। तो अब क्या निराकरण किया जाता है वो देखते हैं। ये मामला भी संज्ञान में आया है, जो भी इस पे विधिक कार्रवाई होगी जांच कराने के बाद में करी जाएगी। देवी अहिल्या कामगार संस्था के सदस्य हैं। हमको 30 साल हो गए भटकते हुए। हमारे प्लॉट्स संस्था के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी और सरकार के अफसर मिलके ब्लैक मार्केट में बाजार में बेच रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। ये
सहकारिता के हिसाब से बांटना चाहिए, पर सहकारिता अधिनियम के किसी भी कानून को मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। अब समस्या ये है कि हम किससे कहें, यहाँ से लेके हर आदमी के पास जाओ तो हाँ 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, करते करते आज 10 साल से हम लोग भटक रहे हैं। 30 साल कॉलोनी को बने हो गए। इन्होंने पूरी जो 276 एकड़ ज़मीन थी वो ब्लैक में बेच दी, सिर्फ 52 एकड़ बची है, जिसमें भी और ये लोग मनमाने तरीके से मार्केट में प्लॉट बेच रहे हैं। कहाँ पर है ये कॉलोनी और कितने? ये कॉलोनी खजराना में है, अपने खजराना में कहाँ पर? पानी रोड पे इस साइड आती है खजराना में कॉलोनी। खजराना में मतलब जो रंगून गार्डन आपने देखा है ना, रंगून गार्डन के अराउंड की 276 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से सिर्फ 52 एकड़ बची है, बाकी पूरी ब्लैक मार्केटियर्स के पास है। अरबों में है, अरबों में है आज की तारीख में। इसीलिए तो इनकी नीयत खराब हो गई और ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी इन लोगों ने, हम लोगों को छोड़ के। जी कौन लोग हैं? पदाधिकारी लोग हैं? कौन नहीं है, माफिया जितने भी हैं सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे माफिया। नाम बता सकते हैं किसी का? और अभी हमारे कलेक्टर साहब से आपने देखा होगा, मिलके गए थे, लखोटिया जी के मतलब असिस्टेंट जो हैं वो संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। उनको 1 साल पहले टर्मिनेट कर दिया था, पर वो कोर्ट से स्टे लेके अपने काले काम कर रहे हैं, उनको कोई रोकने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? हाँ, अध्यक्ष है विमल अजमेरा, उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल। ये कहाँ रहते हैं? ये अपना MIG में, मनोरमागंज में जायसवाल रहते हैं, और अजमेरा जी जो है वो MIG में रह रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब ने भी समिति बनाने को ही बोला है। समिति गठित हमको बोला तो है कि हाँ कर रहे हैं, पर हमको 3 साल से ही सुनते हो गए। हर मतलब 15 दिन में हम लोग आते हैं, हफ्ते के हफ्ते आते हैं, सेम जवाब लेके जाते हैं। आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और नियम के हिसाब से मिले। ये लोग जो नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक। आपका परिचय? मेरा नाम अवधेश श्रीवास्तव है। मैं मतलब यहाँ 89 में आया, तब मैंने प्लॉट बुक किया था, तब से लेके आज तक इन्होंने मतलब मेरे को प्लॉट नहीं दिया। मैं आज भी किराए के घर में रह रहा हूँ, मेरे नाम से मध्य प्रदेश या इंडिया में कोई प्लॉट नहीं है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।